ये जो बेंच बन गए हैं, इन बेंचेस के अंदर कौन कौन शामिल है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये बेंच साजी नहीं की, ये धड़ा साजी की है। जज साहिबान के दरमियान आपस के अंदर ये जो आग अभी ठंडी नहीं हुई और ये जो सूरत हाल है ये कोई नया जंग चढ़ाए ही चढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो धड़ा साजी है ये ऐसे ही जारी रहेगी, फिर किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाकर सुकून आएगा। अदरवाइज दोस्तों, इन साइड भी बहुत में कुछ हमने लेना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब 6 नए जजेस की शमूलियत के बाद 9 नए बेंचेस आज से मुकदमात की समाअत करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसके तहत ये जो नए बनने वाले बेंचेस हैं ये मुकदमात की समाअत करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जनाब इसमें ऐसी कौन सी नई बात है कि नए जजेस आए हैं, नए जजेस ने आने के बाद वहां पे मुकदमे सुनने हैं, वहां पे कौन सा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छत पर जाकर जनाब बाराटाई खेलनी है, या वहां पर जाकर उन्होंने कौन से तारे गिनने हैं। जिस काम के लिए जज आया है उसने वही काम करना है। सवाल ये नहीं है कि जनाब जजेस आ गए हैं और जजेस ने मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया है या जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील पा गए हैं। सवाल ये है जनाब कि ये जो बेंच बन गए हैं, इन बेंचेस के अंदर कौन कौन शामिल है और कौन कौन किस किस के साथ शामिल है। अगर आप इन बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो फहरिस्त जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, तो अगर आप उस पर एक नजर जो है उसको देखें तो यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जनाब मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये जो है ये बेंच साजी नहीं की, ये धड़ा साजी की है। इसको बड़ी जो है ना आराम से इन चीजों को एक नजर देखने के बाद पता चल जाता है कि किस जज के साथ किसकी अट्टी सट्टी फिट है, किसकी गोटी फिट है, या कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, और उसको उसके साथ शामिल कर दिया गया है। जो एक धड़े का जज है उसको दूसरे धड़े के जज के साथ जो बेंच है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया ताकि किसी तरह की कोई बदमजगी क्रिएट ना हो। तो ये जो सिचुएशन है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त आग लगी हुई है ताल्लुकात के दरमियान, या जो इस वक्त जज साहिबान के दरमियान आपस के अंदर ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो है आग अभी ठंडी नहीं हुई और ये जो सूरत हाल है ये कोई नया चंद चढ़ाए ही चढ़ाए। वो नया चंद कौन सा हो सकता है, इस सूरत हाल पर बात करेंगे और इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान पाई जाने वाली ये जो बेतमादी है, ये जो बदइतमादी है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इस सूरत हाल पर बात करने से पहले बेंचेस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा जज जो है वो कौन कौन से बेंच में शामिल है। बेंच नंबर 1 में शामिल हैं जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उनके साथ शामिल है जनाब जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। ये जो 2 जज साहिबान हैं ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं और जनाब चीफ जस्टिस ने इनको अपने बेंच में शामिल किया है। दूसरा बेंच है बेंच नंबर 2, वो उसको हेड कर रहे हैं जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब और उस बेंच में उनके साथ शामिल हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जिन्होंने ये जो जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसके अंदर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इज़हार किया था कि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं जिसके साथ खड़ा हूं मैं उसके साथ ही खड़ा हूं, और वो जिसके साथ खड़े थे उसी के साथ बेंच में भी शामिल हैं। तीसरे जो बेंच बनाया गया है बेंच नंबर 3, उसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और उनके साथ इस बेंच में शामिल हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। बेंच नंबर 4 में शामिल हैं जनाब जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल साहब और उनके साथ जो दूसरे जज साहब हैं वो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। इसी तरीके से बेंच नंबर 5 को हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ शामिल हैं जनाब जस्टिस इरफान सादत साहब और जनाब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब। बेंच नंबर 6 में शामिल हैं जस्टिस शाहिद वहीद साहब और उनके साथ शामिल हैं जस्टिस शकील अहमद साहब। बेंच नंबर 7 में शामिल हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उनके साथ शामिल हैं जस्टिस सलाउद्दीन पिन्होर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। बेंच नंबर 8 में शामिल हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और उनके साथ जो बेंच में शामिल हैं दूसरे जज साहब वो हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब।
बेंच नंबर 9 के अंदर शामिल हैं जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ शामिल हैं जनाब जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल साहब। ये जनाब बेंच हैं जो बनाए गए हैं ये आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की समाअत के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम जज साहिबान जो कि नए आए हैं वो उन लोगों के साथ शामिल हैं जो इनको लाना चाहते हैं या जिन्होंने इनको वोट दिया। जिन्होंने मुखालफत की थी वो तमाम के तमाम एक जानिब है, जो हमायती हैं वो तमाम के तमाम एक जानिब है। और इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर इस केस का फैसला करना है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो मुकदमा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा या इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाएगा। और इस मुकदमे की समाअत को फरवरी के तीसरे हफ्ते के लिए मौखर किया गया और फरवरी का तीसरा हफ्ता जनाब इसी हफ्ते के इख्तिताम तक उसका आगाज हो जाएगा। लिहाजा मुमकिना तौर पर जो नेक्स्ट वीक आएगा उस वीक के अंदर 26वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर फिक्स हो जाएगा समाअत के लिए। ना सिर्फ फिक्स होगा बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बेंच ने इस बात का फैसला भी करना है कि उसकी समाअत कहां पर होगी। लिहाजा अगले हफ्ते के लिए ये जो बेंच साजी है ये हमें मुस्तकबिल के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट इशारे दे रही है कि कौन कहां पर स्टैंड करेगा और उसके साथ साथ किस तरीके से चीजों को लेके आगे चला जाएगा। क्योंकि इसी हफ्ते के दौरान वो दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जज साहिबान की ट्रांसफर के हवाले से थी और उन जज साहिबान की ट्रांसफर को लेकर सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के लिए थी, वो दरखास्त भी इसी हफ्ते उसके बारे में फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री ने। और उसकी दरखास्त का जायजा लेने के बाद उसने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर फिक्स होना है। लिहाजा आइंदा हफ्ते के लिए जो मुकदमात हैं वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं बल्कि उन मुकदमात के लिए जो बेंच साजी है वो भी वाज़े तौर पर हमारे सामने होगी। क्योंकि इस मौके पर जो बेंच साजी हो रही है वो धड़ा साजी के ही मुतरादिफ है। और धड़ा साजी क्यों ना हो जब पसंद और नापसंद जज साहिबान के अपने दिमागों के अंदर, अपने दिलों के अंदर और उनके अपने फैसलों में आ जाएगी तो फिर इसका यही इजहार होगा। आपको मिसाल देता हूं, ये जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी तकर्री आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद, आपने उसके ऊपर एतराज कर दिया, आपने उस तकर्री को चैलेंज भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद आप मौजूद हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहां से चंद कदमों के फासले पर हो प्रेसिडेंट हाउस, और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जनाब ये जो सरफराज डोगर साहब हैं उनकी हलफ बर्दारी हो रही हो और रिपोर्टर आपके पास माइक लेके आए और आपसे पूछे कि जनाब आप यहां पर क्यों हैं और आप वहां पर क्यों नहीं हैं, तो आप ये जवाब दें कि मैं यहां पर खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, मैं यहां पर आराम से हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर वहां पर होते तो आप आराम से नहीं होते। जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रिपोर्टर के सवाल का जवाब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो रोस्टर बना है, ये जो बेंचेस की तश्कील हुई है, वहां पर अगर धड़ा साजी हो रही है तो जो सबसे पहला जनाब इस हफ्ते के लिए जो बेंच साजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की गई है वो भी इनफैक्ट धड़ा साजी ही है। क्योंकि वहां पर भी जो जज साहिबान हैं उनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ा गया है कि वो कहते हैं मैं ते मेरा माही इंज मिलदे जिवें टिच बटना दी जोड़ी। वहां पर भी जो जजों का जोड़ा बनाया गया है वो भी टिच बटनों की तरह ही है। वहां पर एक जज को हम ख्याल को दूसरे हम ख्याल के साथ ही रखा गया है। वहां पर भी इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि कोई मुखालफ सोच का हामिल जज हमारे साथ ना जाए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हफ्ता है कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की गुफ्तगू के आगाज में कि जनाब ये जो आग है ये लगी हुई है, ये आग बुझ नहीं रही। और उसका एक और सबूत हमारे सामने उस वक्त आता है जब वो कहते हैं ना दोस्त दोस्त ना रहा, ऐसी ही सूरत हाल है। क्योंकि एक जानिब
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مختلف جج صاحبان ہیں ان کو مختلف کمیٹیوں سے نکالا گیا، محسن اختر کیانی صاحب کو نکالا گیا، گل حسن اورنگزیب صاحب کو نکالا گیا، جب بابر ستار صاحب کو نکالا گیا، ارباب طاہر صاحب کو نکالا گیا۔ اسی طریقے سے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ماضی کے اندر مختلف کمیٹیز کے اندر سے جناب منصور علی شاہ صاحب کو نکالا گیا، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جناب منصور علی شاہ صاحب سے 2 اور کمیٹی جہاں پہ وہ شامل تھے وہاں سے ان کو واپس لے لیا گیا ہے، اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں جناب منصور علی شاہ صاحب بطور مشیر فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور جناب منصور علی شاہ صاحب کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جناب وہ نئے آنے والے ججز کے لیے، نئے وکلاء کے لیے جناب وہ جو ہے رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے، اور وہاں پر آ کر ان کو وہ پڑھائیں، ان کو لیکچرز دیں، اور اسی لیے یہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں پر جناب منصور علی شاہ صاحب کی خواہش پر ان کو ایڈوائزر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پر وقتاً فوقتاً اپنے جو لیکچرز ہیں وہاں پر دے سکیں۔ اب منصور علی شاہ صاحب کو جناب جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے یہاں پر نئے مشیر کی تقرری ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹو جو ہیں ڈسپیوٹیو ریزولوشنز کمیٹی جو ایک بنائی گئی تھی جس کو ADR کا نام دیا گیا ہے، اس کمیٹی سے بھی جناب یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ تنازعات کا جو حل ہے اس کو کیسے جو ہے وہ موجودہ قانونی حدود سے باہر نکل کر اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، متبادل نظام کیا ہے تنازعات کو طے کرنے کا۔ اب یہ جج صاحبان تو خود تنازعات کا شکار ہیں، انہوں نے تنازعات کا حل کیا تلاش کرنا ہے؟ اگر یہ تنازعات کا حل تلاش کرنے جوگے ہوتے تو اپنے تنازعات کا حل نہ تلاش کر لیتے، یہ اپنے تنازع نہیں جو ہے وہ بیٹھ کے آپس کے اندر جو ہے وہ طے نہیں کر پاتے، نال نال کندھا نے تو جناب آپس میں جا کر اٹھ کے انٹر کام پر بات کرنے کے بجائے یہ خط لکھتے ہیں، اور خط بھی پہنچنے سے پہلے میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں تاکہ جناب سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ ہو سکے۔ تو یہ انہوں نے جناب تنازعات کا حل کیسے تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں ماضی میں جناب اطہر من اللہ صاحب کو بھی جناب فیڈرل ریویو بورڈ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو دھیمی سی جو ہے نا یہ جو سلگ رہی ہے اختلافات کی آگ، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے ہفتہ 10 دن کے اندر یہ جو اختلافات کی آگ ہے یہ پامبڑ مچیں گے اس کے نتیجے میں، اور وہ جو پامبڑ ہے وہ بہت کچھ اس میں جلا کر اس کو راکھ کر دے گا، کیونکہ ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ جو کمیٹی تھی رولز کو جو طے کر رہی تھی مختلف معاملات کے لیے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، جناب جمال خان مندوخیل صاحب اس رولز کمیٹی میں بھی شامل ہیں، تو وہ جو رولز تیار کیے جا رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ رولز کمیٹی جو ہے اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے بھی رولز کو اثر نو فریم کر رہی ہے، اور نئے رولز کے فریم ہونے کے بعد جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر شکایات ہیں یا سپریم جوڈیشل کونسل کا جو دائرہ کار ہے شکایت کو وصول کرنے کا، ان شکایات کو اینالائز کرنے کا اور ان شکایات کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے اس کو بھی کچھ سٹریم لائن کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک فعال ادارے کے طور پر کام کرتا رہے، اور وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ججز کے احتساب کے ایک الگ ادارے کے طور پر کام کرتا رہے، اور کنٹینیوسلی وہ جو ہے وہ مقدمات کو یا شکایات کو دیکھتا رہے، اور اس کے لیے شاید کوئی الگ سے کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جناب جج صاحبان جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، اس کے لیے ممکنہ طور پر شاید کوئی الگ سے جوڈیشل میکنزم کو تجویز کیا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل ایک ججز کے احتساب کے ادارے کے طور پر ریگولر بنیادوں پر کام کا آغاز کر دیتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بہت سارے جو شکایات اس وقت ججز کے حوالے سے پینڈنگ ہیں وہ شکایات فوری طور پر سماعت کے لیے فکس بھی ہو جائیں گی، ان کا جو ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر سپریم کورٹ کے 2 اور 2 جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ ابتدائی طور پر یہ جو 4 کورٹ ہیں یہ پڑھے جائیں گے، اور اس کے لیے
भी ये जो फरवरी का महीना है ये इन रूल्स की तश्कील के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और उसके बाद ये जो रूल्स हैं ये फिर उसको पास करने का जो भी इसका तरीकाकार है उसके मुताबिक इन रूल्स को पास किया जाएगा, और रूल्स को पास करने के बाद ये जो अगला मरहला है ये शुरू हो जाएगा। लिहाजा उस वक्त तक ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो धड़ासाजी है ये ऐसे ही जारी रहेगी, और उसके बाद धड़ासाजी खत्म होने के बाद ये तत्हीर का अमल मुकम्मल होने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि जनाब फिर किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाकर सुकून आएगा, अदरवाइज ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। लिहाजा फरवरी के अंदर अगर जो है ये जो चीज़ें मैंने भी आपकी खिदमत में रखी हैं, ये जो रूल हैं ये फ्रेम हो जाते हैं, फिर देखना होगा कि सूरत हाल क्या होगी और कौन रहेगा और कौन जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही तमाम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बेस करती हैं। उसके बाद ही पता चलेगा जनाब ये ऊँट किस पर बैठेगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।